ड्रामा के स्टार्टिंग में मेन कपल सिनी और हीजू को हम लोग रोमांस करते हुए देखते हैं। दोनों 3 सालों से मैरिड थी। सिनी अपनी कहानी बताती है कि हीजू पर उसका पिछले 10 सालों से क्रश है। कॉलेज टाइम से ही वो हीजू से प्यार करती है। इनकी किस्मत बदली और पिछले 3 सालों से वो दोनों शादीशुदा हैं। लेकिन शादी के दिन ही हीजू ने उससे 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त कि ये शादी उनकी प्राइवेट में रहेगी, कोई पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होगा। दूसरी, 4 साल वो दोनों शादी में रहेंगे लेकिन किसी को कोई भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। और तीसरी, इन 4 सालों में कभी बेबी नहीं कंसीव करेगी सिनी, और 4 साल के बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। शादी वाले दिन हीजू ने सिनी को एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए दिया था इन 3 पॉइंट से रिगार्डिंग। तब तो सिनी का दिल ही टूट जाता है। उसे लगा था कि वो हीजू के साथ एक नॉर्मल कपल रिलेशनशिप में रहने वाली है, लेकिन हीजू का ये बिहेवियर तो उसके एक नॉर्मल लाइफ को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में चेंज कर देता है। स्टिल सिनी इस उम्मीद के साथ कि शायद उसके साथ रहने से वो हीजू का दिल जीत ले और वो रियल में उससे प्यार करने लगे। इसी उम्मीद से सिनी यहाँ पर हीजू के साथ पिछले 3 सालों से रह रही थी। लेकिन वो बताती है उसे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा था जब उसे पता चला था कि हीजो ने उसके डैड का एहसान चुकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी बात मान करके सिनी से शादी की थी। वो कोई उससे प्यार नहीं करता था। सिनी ये सारी बातें जानने के बावजूद भी हीजो के साथ बहुत ही ईमानदारी से अपनी शादी को निभा रही थी और वो आगे 1 साल और कंटिन्यू करना चाहती थी। 4 साल बाद वो दोनों वैसे भी अलग होने वाले थे। उस दिन सिनी जब एंटी प्रेगनेंसी पिल्स खा रही थी तो हीजो उसे रोक देता है और कहता है कि कल रात उसने प्रिकॉशंस लिए थे तो सिनी को दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिनी कहती है अगर रिस्क लिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वैसे भी हम अलग होने वाले हैं। हीजो कुछ नहीं कहता है, वो उसके लिए पानी लाने के लिए चले जाता है। सिनी को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। सिनी फ़ोन उठाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है एक केस में सिनी के डैड जेल जा चुके हैं और उन्हें बेल कराने के लिए 2 मिलियन की ज़रूरत है। सिनी के मॉम डैड को पैसे की ज़रूरत थी। वो कहती है कि अगर वो हीजो से बात करेगी तो ज़रूर ही हीजो यहाँ पर उन्हें पैसे दे देगा। सिनी हीजो से सोचती है पैसे मांगने के लिए, वैसे भी ये सोच करके कि वो उसे वो पैसे लौटा देगी। इन 3 सालों की शादी में उसने हीजो से कभी भी कोई एहसान नहीं लिया था। जब हीजू यहाँ पर आता है वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी मॉम इतना सुबह सुबह कॉल की थी, कोई प्रॉब्लम है क्या। सैनी अभी बोलने ही वाली थी तभी हीजू के नंबर पर फ़ोन आने लगता है। सैनी उस कॉल को उठाती है तो उधर से निंग नाम की एक गर्ल बोल रही होती है कल रात की एक्टिविटी की वजह से मेरे तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हीजू क्या तुम मेरा ख्याल रखने के लिए नहीं आओगे। हीजू जल्दी से उसका फ़ोन ले लेता है और फिर वो उससे स्पीकर ऑफ करके बात करने लगता है। सैनी को लगता है कि हीजू का अफेयर उसी की नई सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। हीजो से बात करके फ़ोन रख देता है। सैनी बहुत ही कैजुअली हीजो से पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। हीजो से कहता है कि नहीं वो किसी को डेट नहीं कर रहा है, ये मेरी नई सेक्रेटरी है, उसे बात करने का तमीज़ नहीं है। डोंट वरी, मैं उसे समझा दूंगा। कल रात हम लोग ऑफिस की तरफ से पार्टी में गए थे, तो काफ़ी लेट लाइट हम लोग गेम खेल रहे थे, इसी वजह से वही सारी बकवास कर रही है। सैनी फिर उससे कोई सवाल नहीं करती है क्योंकि हीजो का शर्त यही था कि वो कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। सिनी ने खुद को समझा लिया था अगर हीजो किसी को डेट कर भी रहा है तो उसे जेलस होने का कोई हक नहीं है। 1 साल बाद वो दोनों अलग होने वाले हैं। हीजो जब सिनी से उसकी मॉम के बारे में प्रॉब्लम के बारे में दोबारा पूछता है तो सिनी उसे नहीं बताती है और कहती है कि नहीं सब कुछ ठीक है। हीजो को भी लगता है सब कुछ ठीक है और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब उसे पैसे तो चाहिए थे तो वो अपने सीनियर फ्रेंड कियान को कांटेक्ट करती है। वो उसे कुछ पार्ट टाइम जॉब दिला रहा था तो कियान उसे कहता है कि हाँ वो जॉब अब भी अवेलेबल है। वो सिनी से मिलने के लिए शाम में रेडी हो जाता है। सिनी को उसके साथ क्लब वगैरह में जाना था, कुछ बिजनेसमैन से वो लोग मिलने वाले थे। वो कियान की कंपनी में और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने का प्लान कर रही थी। शाम में वो कियान से मिलने के लिए क्लब जाती है।
वो उसे कॉल करती है कि वो पहुंच चुकी है, कियान किधर है। कियान वहां पर उसे लेने के लिए आ ही रहा था। तभी वहां पर ही जो अपने सेक्रेटरी निंग और एक और बंदे के साथ वहां पर आ जाता है। अब वो सिनी को उसके सीनियर कियान के साथ देख रहा था। हालांकि सिनी फिलहाल हीजू को नहीं देख पाती है। कियान यहाँ पर मन ही मन सिनी को पसंद करता था, लेकिन ये बात सिनी को नहीं पता था। जब हीजू यहाँ पर कियान को सिनी के साथ देखता है तो वो थोड़ा जेलस फील करने लगता है, लेकिन फिर वो सिनी से बिना कुछ बोले क्लब में अंदर चले जाता है। कियान सिनी को समझाता है कि अगर आज ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हमें कंपनी की तरफ से अच्छा खासा बोनस मिलेगा और इससे तुम्हें हेल्प मिल सकता है। सिनी ने किसी को अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया था। कियान उसे लेकर के क्लब में अंदर जाता है, जहाँ पर कि हीजू क्लब में बैठा हुआ था। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त थे, वो लोग हीजू को और सारी लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए बोल रहे थे। हीजू के बहुत ही करीबी लोगों को पता था कि हीजू शादीशुदा है, और वो भी सिनी के साथ। उनमें से जो एक दोस्त था उसे हीजू के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता था। सिनी यहाँ पर कियान के साथ आती है। हीजू उसे कियान के साथ देख करके काफ़ी जेलसी फील करने लगता है। कियान उसका हाथ पकड़ के लेके आया था। सिनी उसे इग्नोर करके जाने का कोशिश करती है, लेकिन कियान उसे रोक लेता है और कहता है कि सिनी, यहाँ पर हीजू ही हमारे वो नए होने वाले बॉस है, तो तुम उन्हें ड्रिंक वगैरह ऑफ़र करो, और अगर हमारा ये डील साइन हो जाता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अब कियान को भी नहीं पता था कि सिनी ने हीजू से शादी कर लिया है। अब सिनी इस डील को जाने नहीं दे सकती थी। असल में उसे पैसे की ज़रूरत तो थी। हीजू के बगल में निंग बैठी हुई थी। निंग को हीजू और सिनी के रिलेशनशिप के बारे में पता था। सिनी को ड्रिंक ऑफ़र करने के लिए बोला जाता है। हीजू यहाँ पर कहता है, लगता है कि इस फील्ड में नहीं हो तुम्हें कुछ खास आइडिया नहीं है कि ड्रिंक्स ऑफ़र कैसे करते हैं। सिनी कहती है, हाँ नहीं तो हूँ मैं। जो निंग है वो जानबूझ करके सिनी का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, उसका मजाक उड़ाने का कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि जब इनका रिलेशन प्राइवेट है तो कभी भी हीजू सिनी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सारे दोस्त यहाँ पर जानबूझ करके सिनी को माउथ से ड्रिंक ऑफर करने के लिए हीजू को बोलते हैं। अब उसे ये प्रोजेक्ट तो एनी हाउ चाहिए था। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो फिर उसे कैसे मिलता एक्स्ट्रा बोनस, और वैसे भी सामने हीजू है जो कि उसका हस्बैंड है, तो सिनी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। निंग देख रही थी कि सिनी ऐसा करती है नहीं, क्योंकि उसे पता था पब्लिक में कभी भी हीजू इस बात के लिए अलाउ नहीं करेगा। उनके रिलेशनशिप प्राइवेट है। अगर इतना ही वो सिनी से प्यार करता तो वो रिलेशनशिप को पब्लिक कर सकता था। सिनी ज़्यादा नहीं सोचती हो और वो डायरेक्टली हीजू को माउथ से वाइन ऐसे ट्रांसफ़र करने लगती है। फिर धीरे से हीजू को कहती है, हस्बैंड हमने पब्लिक में पहली बार किस किया है, तो क्या मैं समझूं कि इसके बदले मुझे ये कंपनी का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इससे पहले कि हीजू उसे कुछ कह पाता, निंग काफ़ी गुस्से में सिनी को थप्पड़ मार देती है कि वो हीजू को कैसे किस कर सकती है। सिनी भी उसे खींच के थप्पड़ लगाती है और कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा जब तुम्हारा बॉस हीजू एंजॉय कर रहा है इस प्ले को, तो तुम्हें किसने हक दिया इतना बीच में चिल्लाने का। अपनी हद में रहो। यहाँ पर जो कियान था वो सिनी का फिक्र करने लगता है। उसको थप्पड़ वगैरह लगा था तो वो उसका केयर करने लगता है। हीजू यहाँ पर निंग पर गुस्सा आता है और उसे शांति से बैठने के लिए बोलता है। जो यहाँ पर हीजू को और दोस्त लोग थे, वो लोग सिनी को पूल गेम खेलने के लिए प्रोवोक कर रहे थे, उसे चैलेंज कर रहे थे कि अगर ये पूल गेम सिनी जीत गई, बिलियर्ड जीत गई, तो फिर ज़रूर ही हीजू उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अब ये गेम हीजू और सिनी के पास्ट मेमोरी से रिलेटेड था, जहाँ पर कि हीजू ने सिनी को गेम खेलना सिखाया था। सिनी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे ये प्रोजेक्ट किसी हालत में चाहिए था, और हारने पर सिनी को बहुत सारा ड्रिंक करना पड़ता। वो गेम खेलने लग जाती है। वो अच्छा खासा जीत ही रही थी। हीजू का जो दूसरा दोस्त था वो कभी सिनी के साथ फ्लर्ट करने आ जाता तो कभी उसे परेशान करने लगता था। फिर भी सिनी सब कुछ झेल रही थी। निंग को ये देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो जीत कैसे सकती है। वो बार बार उसके माइंड डाइवर्ट करने का कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर हीजू के करीब जाकर उसे दिखा रही थी। सिनी इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो चुपचाप गेम खेलने पर फोकस रहती है। जब वो जीत रही होती है तो हीजू का दूसरा दोस्त था, जिसको कि नहीं पता था उसके और सिनी के रिलेशनशिप के बारे में, वो जानबूझ करके सिगरेट से सिनी का थोड़ा सा हाथ जला देता है। उस पॉइंट पर हीजू और कियान दोनों ही आ जाते हैं सिनी को चेक करने के लिए। कियान बहुत ही गुस्सा करने लगता है। हीजू बीच में आकर के सिनी के हाथों पर आइस
अप्लाई कर रहा था। निंग को ये देख के गुस्सा आने लगता है कि हीजू कैसे ही सिनी को प्रोटेक्ट कर सकता है। सिनी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो आगे गेम कंटिन्यू करेगी और वो इस गेम को लीगली जीत के रहेगी। तब हीजू यहाँ पर सिनी का मदद करता है और एट द एंड वो लोग गेम जीत भी जाते हैं। अब गेम जीतने की वजह से यहाँ पे जो हिजू था उसे वो कॉन्ट्रैक्ट उसे देना पड़ेगा। ये गेम जीतने के बाद हिजू वहाँ से जाने लगता है। उसने सिनी को घर पर उसका इंतज़ार करने के लिए बोला था और सिनी को यहाँ पर जो उसके और दोस्त लोग थे वो लोग ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। सिनी जानती थी यहाँ से निकलने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ेगा, तो वो ड्रिंक करने लगती है। तभी हिजू यहाँ पर वापस आता है और वह सिनी को वहाँ से सबके सामने उठा के लेके जाता है। अब निंग को तो पता था हिजू और सिनी के रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था वो लोग तो यही सोच रहे थे कि हिजू यहाँ पर सिनी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि फ़िलहाल वो ठीक है, लेकिन पूरी रिपोर्ट आने में अभी काफ़ी वक्त है। हिजू यहाँ पर बैठ करके सिनी का केयर कर रहा था। तभी वहाँ पर सिनी को होश आता है। हिजू उसे कहता है कि आखिरकार वो क्लब में क्या कर रही थी, वो जगह अच्छी नहीं है। सिनी उसे कहती है जब तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं। हिजू कहता है मैं तो ऑफिस के काम से गया था। सिनी कहते हैं हाँ क्या काम था, वो तो दिख ही रहा था, और अगर तुम काम से गए थे तो मैं भी तो वहाँ पर काम से ही गई थी ना, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे ही साथ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं गई थी। हिजू यहाँ पर सिनी को दवा ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था, वो दवा पीने से मना कर रही थी। तो हिजू भी सिनी को उसी तरीके से किस करके दवा पिलाने लगता है और कहता है अगर तुम्हें ये चाहिए था तो तुम पहले ही बोल देती। सिनी उसे पीछे धक्का देती है और कहती है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और फिर वो सारा दवा खुद ही पी लेती है। यहाँ पर हिजू को ऑफिस से कॉल आ रहा था तो वो बात करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर के वो अपने सेक्रेटरी को सिनी के मॉम के साथ क्या हुआ है वो पता लगाने के लिए बोलता है। इधर डॉक्टर आकर के सिनी को बताते हैं कि वो 7 वीक प्रेग्नेंट है। सिनी इस बात को लेकर के थोड़ा खुश हो रही थी, लेकिन थोड़ा सैड भी थी क्योंकि हिजू का शर्त था कि वो बेबी नहीं कंसीव कर सकती है। वो डॉक्टर को इस बात को फ़िलहाल सीक्रेट ही रखने के लिए बोलती है। बाहर जब वो खुद के डिस्चार्ज के पेपर साइन करने के लिए जाती है, हिजू तो ऑफिस के लिए निकल गया था। वहाँ दूसरे बच्चों की फैमिली को देख करके वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो भी तो अपनी फैमिली को मिस कर रही है, और अगर वो भी बेबी बॉर्न कर दी तो हिजू के साथ उसकी एक अच्छी फैमिली बन सकती थी। मतलब सामने उसका बंदा उसे चीट कर रहा है, लेकिन बहन जी को क्या करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं। अगले दिन निंग जिनी से मिलने के लिए आती है और कहती है कि मैं हिजू की फर्स्ट लव हूँ, उसी के जैसी अमीर हूँ, और वो जल्द ही तुम्हें डाइवोर्स लेकर के मुझसे शादी करने वाला है। और जब तुम्हें ये बात सच्चाई पता ही है तो तुम फिर खुद ही उसके पीछे क्यों नहीं हट जाती हो। वैसे भी तो उसने मजबूरी में ही तुमसे शादी की थी, जैसे कि तुम्हें पता है कि वो तुमसे कभी प्यार नहीं करता है। मजबूरी में किए गए रिश्ते कभी सही नहीं होते हैं। जेनी उसकी बात को ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे कि उसे जानती ही ना हो। निंग उसे रोक करके 2 मिलियन का ऑफर देती है। जेनी हंसते हुए कहती है पहली बात कि मैं हिजू से अलग नहीं होने वाली हूँ, दूसरी बात अगर डाइवोर्स लेती हूँ उसकी प्रेजेंट की आधी प्रॉपर्टी मेरी होगी, तो तुम्हारी ये 2 मिलियन तो उसके सामने बिल्कुल भी बूंद बराबर है। तो एक काम करो बहन, तुम ये पैसे खुद के लिए बचा करके रखो, कहीं तुम्हारी ही कंपनी फ्यूचर में बैंकरप्ट ना हो जाए। तुम्हें ना मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी मेरे हिजू के रिश्ते का क्या करना है। मैं कभी भी तीसरे लोगों से एडवाइस नहीं लेने जाती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। निंग हिजू और जेनी के रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। जैसे वो आगे बढ़ती है जेनी को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ के साथ काफ़ी पंगे हो गए थे और उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। जेनी हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए होंगे। वो हिजू को कॉल करती है। निंग उसका फ़ोन उठा लेती है। हिजू उस समय मीटिंग में था, उसे तो पता भी नहीं था कि जेनी का कॉल आ रहा है। अब जेनी के पास समझ नहीं आ रहा था कि भला वो किससे हेल्प ले। तभी उसका हेल्प करने के लिए उसका सियान
कि सीनियर आता है और वो कियान सिनी को पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हें पैसे फ़िलहाल इस्तेमाल में ला सकती हो, अगर तुम्हें मुझसे हेल्प नहीं लेना है तो तुम इसे उधार समझ सकती हो, पैसे कमा करके मुझे वापस कर देना। सिनी वो एहसान नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि उसे किसी का एहसान लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन जैसा सिचुएशन था फ़िलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अभी कियान के पैसे एक्सेप्ट करने ही वाली थी कि तभी हीजू वहाँ पर आ जाता है। वो कियान को उसके पैसे लौटाते हुए कहता है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बीवी का हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पर कियान को पता चलता है कि सिनी और हीजू दोनों शादीशुदा है। सिनी से वो पूछता है तो वो एक्सप्लेन करती है कि हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और 4 साल में हम दोनों अलग होने वाले हैं। आफ्टर दैट डॉक्टर यहाँ पर उसकी मोम को ऑपरेट करके बाहर लेकर के आते हैं और हीजू के पैसे से जिनी की मोम का ट्रीटमेंट का पैसा दिलाता है। हीजू यहाँ पर कियान को कहता है, तुम्हें मेरी बीवी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिनी के साथ कमरे में अंदर जाता है। अब उसकी मोम खतरे से बाहर थी। जिनी हीजू को कहती है, जाओ, आई थिंक तुम बिजी थे ना। हीजू से कहता है, जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई मुझे पता चला, मैं सीधे तुम्हारे पास आया हूँ, अब क्या ड्रामा कर रहे हो। जिनी कहती है, मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम अपनी लाइफ में बिज़ी हो, लोगों के साथ फ्लर्ट करने में तुम बिज़ी हो, तो मैं ड्रामा कर रही हूँ। तो फिर ठीक है ना, अगर तुम्हें ये ड्रामा लगता है तो ड्रामा ही लगे, फिर यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे बिना भी तो मैं अपना काम कर रही थी ना। हीरो जिनी को कहता है, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। जिनी फिर सिर्फ यहाँ पर हीजू को वहाँ से चले जाए, वो ये चाहती थी। हीजू आगे बढ़ के जिनी को किस कर लेता है। जिनी को हीजू के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे धक्का दे देती है। कहती है कि क्या ड्रामा लगा करके रखा हुआ है, सीधे तरीके से मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। हीजू से कहता है कि क्या वो निंग से जेलस हो रही है। जिनी कहती है, नहीं, मुझे तो जेलस होने का भी कोई हक नहीं है, 4 साल में वैसे भी हम अलग होने वाले हैं। तभी वहाँ पर हीजू की मोम को होश आने लगता है। अब वो लोग अपनी लड़ाई झगड़े को बंद कर देते हैं। हीजू को कंपनी से कॉल आ रहा था। जिनी उसे कहती है, उसे यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर मेरी मोम के ट्रीटमेंट के पैसे दे दिए, वो बहुत है, मैं जल्दी ही वो पैसे लौटा दूँगी, फ़िलहाल अब तुम वहाँ से ही जा सकते हो। हीजू फ़िलहाल कंपनी के लिए वहाँ से चले जाता है। इधर जिनी भी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन वो हीजू को थैंक्स बोलने के लिए लंच बना करके उसे ऑफिस जाने का डिसाइड करती है। हीजू को बिना बताए ही वो ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन गलती से हीजू और उसकी मोम को बात करते हुए सुन लेती है। उसकी मोम कहती है कि अगर तुम्हारे पापा उस समय मरे नहीं होते तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती। सिनी के डैड की वजह से तुमने उससे शादी कर लिया एहसान मान करके, अब उससे डाइवोर्स ले लो, वैसे भी तुम्ही ने तो उसके डैड को जेल भेजा है। जिनी जैसे ही ये बात सुनती है वो चौंक जाती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके डैड के जेल जाने का रीज़न कोई और नहीं हीजू है। उसका लंच बॉक्स गलती से हाथ से गिर जाता है। तभी हीजू बाहर आने लगता है देखने के लिए कि कौन उनकी बातों को सुन रहा है, लेकिन निंग यहाँ पर बीच में आ जाती है। उसे पता था कि जिनी ने उनकी बातों को सुन लिया है, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं बताती है। जिनी बैठ करके रोने लगती है। जो हीजू की मॉम थी वो कहती है, निंग तुम्हें पसंद करती है और अब तो वो वापस भी आ गई है तुम्हारे लिए, ये भी हमारी तरह अमीर है। जिनी को डाइवोर्स दे करके तुम्हें अब निंग से एंगेज हो जाना चाहिए। जिनी बस इतना ही सुन करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। बस स्टैंड पर बैठी थी, बार बार उसे हीजू का कॉल आ रहा था। जिनी एट द एंड फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाती ही हीजू को कहती है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। हीजू ये सुन कर के चौंक जाता है कि क्या हो गया जिनी को। अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में 1 साल बाकी हैं और वो उसे डाइवोर्स लेने के लिए कैसे बोल सकती है। वो बार बार जिनी को कॉल कर रहा था, लेकिन उसके बाद जिनी उसका कोई फ़ोन नहीं उठाती है। तभी वहाँ पर कियान जिनी को लेने के लिए आ जाता है और वो उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। हीजू ये चीज़ देख लेता है और उसे फॉलो करता है। इधर कियान जिनी को अपने दोस्त अपार्टमेंट में लेकर के जाता है और कहता है कि अपार्टमेंट में कोई रहता नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर के आता हूँ। ये कह के कियान वहाँ से निकल जाता है। तभी हीजू यहाँ पर उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ पर आता है। जैसे ही वो कियान को जाते हुए देखता है, वो अपार्टमेंट में अंदर एंटर करता है और वो जिनी पर गुस्सा करने लगता है कि उसका कियान के साथ क्या चल रहा है और वो उसके अपार्टमेंट में क्या कर रही है। जिनी उसे कहती है, मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया ना कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मैं थक चुकी हूँ और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हीजू उससे जानना चाह रहा था कि आखिरकार क्या बात है,
वो क्यों उससे डाइवोर्स के लिए कह रही है। वो कहता है अभी 1 साल हमारे एग्रीमेंट पूरे होने में बाकी है। जिन्हें उसे कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारा फर्स्ट लव तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा है तो फिर इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ही जो गुस्सा होकर के जेनी को किस करने लगता है। इस बार जेनी जानबूझ करके उसे धक्का दे देती है और कहती है ये सारे ड्रामे यहाँ पर नहीं चलेंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। हीजू को ऑफिस से कॉल आने लगता है। वो जेनी को कहता है कि वो जल्दी ही उसे लेने के लिए आएगा। जेनी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज दूँगी। हीजू वहाँ से चले जाता है और जेनी बैठ करके रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल कैसे हो सकती है। उसने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि इन 3 सालों में कम से कम हीजो को उससे थोड़ा प्यार तो हो ही गया होगा। लेकिन शायद कभी कभी वे बातें सही नहीं निकलती है जो कि हम सोचते हैं। वो अपने मॉम डैड के बारे में सोच रही थी। अब हीजो ही जब असली क्रिमिनल है उसकी नज़र में, जिसने कि उसके डैड को जेल भेजा था, तो वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। यहाँ पर कियान जिनी को डिनर वगैरह डिलीवर करके वहाँ से ही चले जाता है। अगले दिन जिनी एक कंपनी के नए बॉस के साथ डील साइन करने के लिए जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो ये देख करके चौंक जाती है कि इस कंपनी का बॉस भी असल में हीजू ही है। अब उसे पता नहीं था कि हीजू की कितनी सारी कंपनीज हैं। कभी उसने जिनी को बताना ज़रूरी ही नहीं समझा और जिनी यहाँ पर मास्क लगा के आई थी तो हीजू उसे पहचान नहीं पाता है। यहाँ पर उसके जाती ही नींग यहाँ पर आती है। वो जेनी को वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहती है कि वो और हीजू इंगेज हो चुके हैं और जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। जेनी तुम्हें तो अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसकी कितनी कंपनीज है। हीजू को याद आता है कि यही रिंग जेनी उसे खरीदने के लिए बोली थी तो हीजू ने मना कर दिया था। वो कपल रिंग नहीं बाय करना चाहता था, बस जेनी के लिए वो रिंग खरीद करके छोड़ देता है। अब यहाँ पर जेनी सोचती है कि शायद वो निंग से सच में प्यार करता है। वो अपना रिंग भी खोल करके निंग को दे देती है और कहती है वैसे भी वो हीजू से अलग ही होने वाली है तो उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दे देना साइन करने के लिए, और ये रिंग भी तुम रख सकती हो। फिर वो हीजू को डाइवोर्स पेपर सेंड कर देती है अपने तरफ से साइन किया हुआ। हीजू देख करके सोच रहा था कि आखिरकार जेनी को क्या हो जाता है। वो जेनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है। जेनी कहती है सीधी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें, मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है और कुछ भी नहीं। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। हीजू सीने को ढूंढते हुए उसकी मॉम के घर जाता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें समझ में नहीं आया, मेरी बेटी तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है, तब उसे ढूंढने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हीजू कहता है ठीक है लेकिन मुझे जेनी से फेस टू फेस बात करना है, वो किधर है, अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ लेकिन पहले मुझे जेनी से बात करना है। तो फिर जेनी अपने कमरे में थी जो कि हीजू और उसकी मॉम को बात करते हुए सुन रही थी। वो बाहर निकलती है। हीजू से पूछता है आखिरकार तुम रीजन तो दो कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के पहले ही तुम क्यों आखिरकार डाइवोर्स लेना चाहती हो। इस बात पर जेनी उसे कहती है मैंने कहा ना कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। तभी हीजू नोटिस करता है कि कियान भी जेनी के घर में है और वो इस तरीके से उनके घर वालों के से घुल मिल गया है जैसे कि वही इस घर का दामाद है। जो जेनी थी वो यहाँ पर कियान का इस्तेमाल करती है हीजो से पीछे छुड़ाने के लिए। वो उसे कहती है कि असल में जो इंसान उससे प्यार करता है अब वो उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है, इसी वजह से वो इस लवलेस मैरिज को ख़त्म करना चाहती है। हीजो जैसे ही ये बात सुनता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है, उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से ही चले जाता है। जेनी बहुत ही रोने लगती है। उसकी मॉम उसे संभाल रही थी कि अगर हीजो उससे प्यार नहीं करता तो अलग हो जाने में ही भलाई है, वरना पूरी ज़िंदगी वो रोती रह जाएगी। इस लवलेस मैरिज से निकल जाने ही उसके लिए अच्छा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वहाँ से बाहर निकलता है। निंग यहाँ पर आती है और वो जानबूझ करके जेनी का दिया हुआ रिंग हीजू को दिखा रही थी तो हीजू भी गुस्से में आकर के वो रिंग खोल करके फेंक देता है और जो निंग थी वो उस रिंग को उठा लेती है। उसके लिए ये अच्छा था यहाँ पर जेनी को दिखाने के लिए। अगले दिन मतलब अगले सीन में 1 महीने बीत चुके थे उन दोनों के डाइवोर्स के। जेनी को मोस्ट ऑफ द टाइम हीजू से मिलते रहना पड़ रहा था कंपनी के प्रोजेक्ट के मैटर में, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जेनी से मिलते रहने के लिए इस नॉर्मल से प्रोजेक्ट पर इतना ध्यान दे रहा था। कियान की कंपनी तो उसकी कंपनी के सामने फ़िलहाल कुछ भी नहीं थी। स्टिल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो पर्सनली जाया करता था ताकि इसी बहाने वो जेनी से भी मिल पाया करे।
अब वो दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं पता था, तो उन्हें बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह दूसरों के सामने बिहेव करना पड़ता था। जेनी तो इसमें एक्सपर्ट ही हो चुकी थी और वो ऐसा दिखा रही थी कि उसे हीजो से कोई मतलब नहीं है। जेनी के एक दोस्त को पता था कि वो और हीजो शादीशुदा थे। बाद में उसे पता चलता है कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। जेनी ने शुरुआत से ही अपनी मैरिड लाइफ को छुपा के रखा था। उस दिन वो वोमिटिंग जैसा फील कर रही होती है। हीजो उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या जेनी प्रेग्नेंट है। जेनी कहती है कि अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो हीजो को उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका बच्चा नहीं है। वो हीजो से झूठ बोल देती है। हीजो को लगने लगता है कि अगर ये इसका बेबी नहीं है तो ये कियान का बेबी होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से कियान के साथ ही तो है। ऐसे अलग रहने के बाद क्या आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो कभी भी किसी लड़का या लड़की के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा? मतलब आपका ब्रेकअप हो गया, स्टिल आप अपने एक्स पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं? कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। जेनी यहाँ पर हीजो को इस बात का भरोसा दिलाती है कि बेबी उसका नहीं है, कियान का है, क्योंकि उसे पता था आफ्टर डिवोर्स हीजो उसे अबॉर्ट करने के लिए बोल सकता है। जेनी डॉक्टर को चेक कराती है तो पता चलता है कि वो ट्विन बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। जेनी डॉक्टर को स्टिल अपनी ये प्रेगनेंसी की बात को हाइड करके ही रखने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती थी कि बाहर इस बात को लेकर के तमाशा हो। लेकिन हीजू का दोस्त कैसे न कैसे करके इस बात का पता लगा लेता है। वो जाकर के हीजू को बताता है कि असल में जेनी प्रेग्नेंट है और वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। हीजू टाइम कैलकुलेट करता है कि उस टाइम का वजह से हो सकता है जब उसने जेनी को दवा नहीं खाने दिया था। अब वो अपने दोस्त को इस मैटर पर ध्यान देते रहने के लिए बोलता है, लेकिन जेनी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन जेनी अपने डैड से जेल में मिलने के लिए जाती है। उसके डैड को यहाँ पर हीजो पे ट्रस्ट था। जेनी वहाँ पर जाती है तो उसके डैड को जेनी और हीजो के डाइवोर्स के बारे में नहीं पता था। वह हीजो के बारे में उससे पूछ ही रहे थे कि तभी हीजो यहाँ पर आ जाता है और उसके फादर को कहता है कि असल में वो ट्रैफिक में फंस गया था तो उसे आने में देर हो गया। अब उन्हें ये भी पता चल गया था कि जेनी प्रेग्नेंट है। वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही खुश थे। जेनी सोच रही थी कि हीजो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके फादर कुछ देर जेनी से बात करने के बाद वापस अंदर अपने सेल में चले जाते हैं। वो खुश थे कि कम से कम हीजो और जेनी ऐसे सिचुएशन में भी साथ है। डैड के जाने के बाद जेनी हीजो को थैंक्स कहती है। हीजो उसे कहता है कि आखिरकार वो उससे क्यों डाइवोर्स ली। जेनी उसे कहती है तुम्हें सच में नहीं पता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अगर ये बच्चा तुम्हारा भी है तो फिर तुम मुझे बेबी अबॉर्ट करने के लिए फोर्स करोगे ना। बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे ही संभालने दो। वैसे भी डाइवोर्स के बाद मैंने तुमसे एक पैसा नहीं लिया है। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी लेकर के इस रिलेशनशिप से बाहर निकलती। ऑब्वियसली बेबी करने के बाद मैं तुमसे पैसा लेने के लिए तो नहीं आऊँगी। प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ मत डिस्टर्ब करो। अगले सीन में कियान जेनी को अपने पुराने कॉलेज चलने के लिए बोलता है। वहाँ पर उनका कुछ काम वाम था उसी के ऑफिस से रिलेटेड, तो जेनी का मूड भी ख़राब था। वो ठीक हो जाएगा। जेनी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। हीजो की भी कंपनी वहाँ पर आई हुई थी। कियान स्टेज पर जाकर के अपना लेक्चर वगैरह दे रहा था। यहाँ आने के बाद वो दोनों अपने पुराने वक्त को याद करने लगते हैं। हीजो याद करता है किस तरीके से उस समय रिसेंटली उसके डैड के गुजरने के बाद जेनी ने उसका हेल्प किया था। और इधर जेनी उस काम के बाद बाहर निकलती है तो अपनी प्यारी कैट को देख रही थी, जिसके साथ वो कॉलेज टाइम में खेला करती थी। आज जब उसे खेलने के लिए जाती है तो नोटिस करती है उसके पैर में चोट लगा है, तो वो उसे वहाँ से लेके जाने लगती है। तभी हीजो उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि वो प्रेग्नेंट है और जेनी को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। उस कैट से गलती से जेनी के हाथ में स्क्रैच लग जाता है तो हीजो उसे डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के जाता है। यहाँ पर जेनी उस कैट की फिक्र कर रही थी। हीजो उसे कहता है कि डोंट वरी, उस कैट को मैं सही ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। अभी फ़िलहाल तो मैं खुद का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हीजो का फ्रेंड उस कैट को ट्रीटमेंट करा के लेकर के आता है। तब जाकर के थोड़ा जेनी को चैन आता है। जेनी को उसके सीनियर कियान का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। हीजो से जाते हुए देख रहा था। उसका फ्रेंड उससे सजेस्ट करता है कि भाई देखने से बंदियाँ नहीं पड़ती हैं। अगर तुझे तुम्हारी वाइफ वापस चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करना पड़ेगा, वरना वो सच में कियान से ही पड़ जाएगी। दूसरे सीन में हम लोग लंच का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सारे हीजो के जो दोस्त लोग थे वो लोग कॉलेज टाइम को याद करते हुए यहीं कैंटीन में बैठ करके खाना खा रहे थे।
जिनी भी यहाँ पर कियान के साथ बैठ कर के लंच वगैरह कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते तो हैं, लेकिन जिनी ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे कि वह हीजो को जानती ही नहीं है। जिनी की वो फ्रेंड भी यहाँ पर आई हुई थी और वो लोग वहाँ से टेबल चेंज कर लेते हैं, भला हीजो के सामने किसे ही खाने खाना का मन हो। फ्लैशबैक में हीजो याद करता है जब जुआन नाम का एक बंदा जेनी को कन्फेस कर रहा था। जेनी उसे मना करके जा रही थी, फिर भी वो उसके पीछे ही पड़ने लगता है। हीजो उसका हेल्प करने के लिए भी जा ही रहा था कि तभी कियान वहाँ पर आ जाता है और वो जुआन से कहता है कि वो जेनी का बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे परेशान करना यहाँ पर बंद कर दे। हीजो को लगने लगता है कि सच में जेनी और कियान के बीच कुछ ना कुछ तो उस टाइम चल रहा था। उसका भी मूड ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर जेनी सोच रही थी कि वह हीरो से पीछा कैसे छुड़ाए, क्योंकि वह इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। कियान यहाँ पर जेनी का फेक बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसकी माँ के सामने जेनी ने यहाँ पर कियान को अपना फेक बॉयफ्रेंड बोला था। जेनी को तो आइडिया भी नहीं था कि कियान उसे पसंद करता है। अगले दिन जिनी हिजू के ऑफिस जाती है, उसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कराना था। यहाँ पर निंग हिजू के लिए टी वगैरह बना रही थी। हिजू यहाँ पर कुछ दवाओं को ले रहा होता है। जिनी के आते ही वो उन दवाओं को जल्दी से हटा देता है। जिनी के जाने के बाद उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई थी। वो दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। हिजू अपने सेक्रेटरी को बाहर ही वेट करने के लिए बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने वह जेनी के करीब जाने का कोशिश करता है और उसे किस करने लगता है। जेनी उसे खींच करके थप्पड़ मारती है और उसे खुद से दूर करने के लिए कहती है कि अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो वह कभी उसके सामने दोबारा नहीं आएगी, वो ये सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चली जाएगी। हीजो ने इमोशनली उसके ऑफिस में बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैनेजर को ही भेजने के लिए, और इस प्रोजेक्ट की मैनेजर जेनी थी, इसी वजह से उसे वहाँ पर भेजा जाता है। अभी उनके बीच इससे पहले कुछ बातें हो पाती, तभी वहाँ पर निंग कमरे में आ जाती है। जेनी यहाँ पर निंग को बाहर उसे प्रिंटर के पास लेके चलने के लिए कहती है। ये जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में बिजी था, उसका दोस्त यहाँ पर आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। बाहर जाने पर निंग अब भी यही सो कर रही थी कि वो हीजू के कितने करीब हैं। जेनी हंसते हुए कहती है, बहन तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि उस टाइम तुम हीजू को छोड़ करके क्यों चली गई थी, क्योंकि वो उस समय गरीब हो गया था उसके डैड के गुजरने के बाद, और अब जब वो वापस से अमीर हो गया है तो तुम अपना हक जताने के लिए आए हो। अगर तुम उसे इतना ही प्यार कर दी तो कब को उससे शादी कर चुकी होती, और दूसरी बात, अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करता। जब उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था तब वो ऑलरेडी अमीर हो चुका था। बहन तुम्हारे ये ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे, और अगर हीजो तुमसे सही में प्यार करता ना तो अब तक वो तुमसे इंगेज हो चुका होता। निंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जेनी कह रही है, चलो मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, हीजो को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देना, मैं जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। हीजो यहाँ पर निंग से पूछने के लिए आता है कि जेनी क्या कह रही थी। निंग उसे नहीं बताती है और उसे रोकने का कोशिश करती है, लेकिन हीजो उल्टे निंग पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाता है। ये कहता है कि काम करना है तो काम करो, ज़्यादा यहाँ पर ड्रामा मत दिखाना। जेनी ऑफिस से बाहर निकलती है तो बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। तभी कियान उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है। हालांकि जेनी ने उसे नहीं बुलाया था, फिर भी हीजो इधर जेनी को ढूंढने के लिए आने लगता है। कियान जानबूझकर के उसे हक कर लेता है और कहता है, हीजो से पीछा छुड़ाना है तो मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड का एक्टिंग करने दो। हीजो यहाँ पर आते ही गुस्सा करने लगता है तो कियान उसे कहता है, तुम्हें गुस्सा करने का कोई हक नहीं है, तुम दोनों डाइवोर्स ले चुके हो। वो जेनी को काम के बहाने यहाँ पर रोक लेता है। कियान बीच में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि उससे पता था कि जेनी को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और एक्स्ट्रा पैसे के लिए तो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट कराना ही होगा। वो उसके सिचुएशन को समझते हुए उसे हीजो के साथ ही स्टे करने के लिए बोल देता है। लेकिन उन दोनों की नज़दीकियों को देख करके हीजू बहुत ही जेलस होने लगता है और जेनी को कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो। जेनी कहती है, तो क्या तुम मुझसे रीमैरिज करोगे? हीजू कहता, हाँ कर सकता हूँ। जेनी कहती है, सिर्फ बच्चे के लिए? तुम्हें अगर बेबी ही चाहिए तो लड़कियों की लाइन लगी है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं अब इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। हीजू जेनी को कन्फेस तो करना चाह रहा था, लेकिन ना जाने क्यों वो बोल नहीं पाता है।
जो निंग थी वो सुन लेती है कि जेनी प्रेग्नेंट है और अब वो समझ जाती है कि क्यों ही हीजो जेनी को जाने नहीं दे रहा। वह हीजो को फ्रेंड को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। जेनी ऑफिस से निकल गई थी। वो सोच रही थी कि आगे क्या करना है, इस बच्चे को सच में रखना है या नहीं, क्योंकि इस बेबी को डैड का प्यार तो मिलने से रहा। वहीं दूसरी तरफ हीजू को उसका फ्रेंड जानबूझ करके बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करा देता है। निंग ने उससे यही हेल्प तो मांगा था। जब हीजू बहुत ही ड्रंक हो जाता है तो निंग उसे वहाँ से लेके जाती है। उसका प्लान था कि वो उसके साथ इंटीमेट होगी तो हीजू को उससे शादी तो करनी ही पड़ेगी। उसका दोस्त निंग से कहता है कि मुझे पता है कि जेनी से वो प्यार नहीं करता है, इसी वजह से वो निंग का हेल्प कर रहा है, क्योंकि निंग हीजू से प्यार करती है। लेकिन याद रखना, इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसे नहीं पता था कि निंग कितनी स्कीमिंग है और वह हीजू को दोबारा पाने के लिए, उसके पैसे के लिए ये सब कुछ कर रही है। वह हीजू को वहाँ से लेकर के जाती है। कमरे में जाकर के जैसे ही वो हीजू के साथ रोमांस करने वाली थी, हीजू हेलोसिनेट तो कर रहा था लेकिन फिर भी वो समझ जाता है कि वो जेनी नहीं निंग है, तो वो उसे डांटते हुए कमरे से बाहर निकाल देता है। निंग उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वैसे भी तुम जेनी से अलग हो चुके हो तो तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे रहे। हीजू उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। उसके जाने के बाद वो अपनी दोस्त को फ़ोन लगा करके अच्छा खासा डांट लगाता है। उसका दोस्त उसे कहता है तुम तो जेनी से प्यार नहीं करते थे ना, तो फिर निंग अगर तुम्हें प्यार कर रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। हीजो उसे कहता है बकवास मत करो, मैंने कब कहा कि मैं जेनी को पसंद नहीं करता हूँ। हमारे बीच फ़िलहाल जो भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तुम बीच में आग में घी डालने वाला काम मत करो, दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। वो जेनी से मिलना चाहता था, जेनी को कॉल करता है लेकिन जेनी को लगता है कि वो उसे परेशान करने के लिए ही बोल रहा है, तो वो बस थोड़ी देर बात करके फ़ोन कट कर देती है। हीजो जेनी को उसका कैट देने के लिए जा रहा था लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह कैट तो पहुंच जाती है लेकिन हीजो के बारे में उसे न्यूज़ मिलता है कि असल में हीजो का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। जैसे ही ये बात जेनी को पता चलता है तो वह तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहाँ जाने पर जो हीजू की माँ थी वो जेनी को उससे मिलने नहीं देती है। वो उसके और निंग का इंगेजमेंट का कार्ड उसे पकड़ाते हुए कहती है तुम बहुत ही बेशरम हो, मेरी बेटी से अलग होने के बाद भी तुम उससे मिलने के लिए क्यों आई हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, तुम लोग अब हमारी फैमिली के लायक नहीं हो। जेनी हंसते हुए कहती है मैंने तुम्हारी जैसी एहसान फरामोश औरत ज़िंदगी में नहीं देखी। जब तुम लोग बैंकरप्ट होने के कगार पर थे, तुम्हारा हस्बैंड दुनिया छोड़ करके चला गया था, तब मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी को सहारा दिया था और आज तुम ही लोगों ने मेरे डैड को जेल भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं ये तुमसे चंद पैसे लेने वाली हूँ। जब मैं तुम्हारे बेटे से अलग हुई तब मैंने उससे एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली थी और अब मैं तुम्हारे दिए हुए पैसे लूँगी। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एहसान करना जानती हूँ जो कि हमारी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली पर किया था, तब तुम लोग यहाँ पर पहुँच पाए थे। और हाँ, अपने बेटे को समझा देना कि वो मेरे पीछे ना आए, मैं तो बस ये देखने के लिए आई थी कि वो ज़िंदा है या नहीं। आज के बाद वो भी नहीं आने वाली हूँ। रही बात पैसे की, तो जब हम कल अमीर थे ना तो कल भी अमीर हो सकते हैं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये कह के जेनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे क्लब में मस्ती करने के लिए बुला रही थी। तो जेनी भी रेडी हो जाती है। ये बात हीजू का फ्रेंड सुन लेता है कि जेनी क्लब यहाँ पर मस्ती करने के लिए और मेल मॉडल बुक करने के लिए जा रही है। इधर हीजू को होश आता है, वो अपनी माँ से जेनी के बारे में पूछता है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है जेनी से तुम डाइवोर्स ले चुके हो और फिर भी क्यों उसके पीछे पड़े हुए। हीजू से कहता है मॉम मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं जेनी से शादी कर चुका हूँ और वो मेरी ही लीगल लाइफ रहने वाली है पूरी ज़िंदगी। तभी हीजू का फ्रेंड यहाँ पर आता है और वो हीजू को बताता है तुम्हारी बीवी तो मेल मॉडल बुक करके क्लब में मस्ती करने के लिए गई हुई है। अब हीजू को ये बात पता चलता है तो वो जेनी को रोकने के लिए जाने लगता है। उसकी माँ यहाँ पर हीजू को रोकते हुए कहती है कि अगर वो इस बार चला गया तो वो उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगी। लेकिन फिर भी हीजू रुकता नहीं है और वो जेनी से मिलने के लिए क्लब निकल जाता है। क्लब में जाकर के दूर से भी जेनी को ढूंढ ही रहा था कि जेनी को नज़र पड़ती है कि वो मस्ती कर रही है। तभी वहाँ पर वही जुआन जो कि जेनी को कॉलेज टाइम में प्रपोज किया था और यहाँ पर जेनी से बात करने के लिए आता है। लेकिन जेनी उसे ड्रंक कंडीशन में मेल मॉडल समझ लेती है और कह रही है नहीं नहीं, मुझे किसी मेल मॉडल की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस अकेले यहाँ पर मस्ती करने के लिए आई हुई थी। और वो जुआन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जुआन यहाँ पर एक बड़े मोटिव की वजह से जेनी के पास वापस लौटा था। हीजो और उसके फ्रेंड यहाँ पर जेनी को ढूंढते हुए आते हैं।
हीजो यहाँ पर जेनी को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। वो जेनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। जेनी कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम निंग से एंगेज हो चुके हो, तुम्हारी फर्स्ट लव निंग वापस आ चुकी है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो मेरा पीछे तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो। हीरो जेनी को किस करते हुए कहता है कि उसे जिनी से प्यार हो गया है। वो ये बात भले ही उससे कन्फेस नहीं कर पाया जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसे रिग्रेट है, उसे जिनी को डाइवोर्स नहीं देना चाहिए था। जिनी उसे कहती है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं थक चुकी हूँ इस रिलेशनशिप से, मुझे तुमसे अब कोई रिलेशन नहीं रखना है, इस बात को तुम समझ जाओ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और इस बार हीजो उसे रोक भी नहीं पाता है। जब वो घर पहुंचती है तो वो वापस से वहाँ पर जोहान को देखती है, जो कि जीनी के माँ के साथ उस कैट का ध्यान रख रही थी। जीनी जब जोहान को दोबारा देखती है तब वो उसे पहचान जाती है, वो तो वही उसका कॉलेज क्लासमेट था। वो कहती है सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें मेल मॉडल समझ ली थी और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। जोहान से कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद जीनी अपनी मॉम के साथ घर चली जाती है। उसकी मॉम सोच रही थी कि क्या जोहान जीनी में इंटरेस्टेड है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जोहान तो यहाँ पर जेनी के पीछे एक बड़े मोटिव की वजह से आया हुआ है। जेनी अपने कमरे में अपनी पुरानी डायरी को बैठ करके पढ़ रही थी। अगले सीन में जेनी और निंग दोनों ही एक बड़े बिजनेसमैन को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। देखना ये था कि वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। दोनों ही एयरपोर्ट पर पहुंचते ही जो भी यहाँ पर किसी काम से आया हुआ था, वो दोनों को साथ में देख के थोड़ा परेशान था। तभी वो बिजनेसमैन आता है, वो मास्क लगाया हुआ था। निंग जानबूझ करके जेनी का पैर फंसा देती है और वो गिरने लगती है। तभी वो बंदा उसे संभाल लेता है। जब वो अपना मास्क हटाता है तो उन्हें पता चलता है अरे ये तो जोहान ही है। ऑब्वियसली चौहान यहाँ पर जेनी को चूज करने वाला था, ना कि निंग को। निंग का प्रोजेक्ट तो ऐसे भी वो मना कर देता है और नोटिस करता है कि जेनी के पैर में चोट लगा है, तो वो उसे उठा करके वहाँ से सामने लेकर के जाता है। ये देख करके ही जो जेलस होते रह जाता है, लेकिन उसका दोस्त उस पॉइंट पर उसे रोक लेता है। वो जानबूझ करके यहाँ पर जेनी का केयर करते हुए उसे अपने कार से लेकर के जाता है। हीजो देख करके उन दोनों को साथ में जेलस तो हो रहा था और वो और भी ज़्यादा उन्हें जेलस फील करा रहा था। जेनी को नहीं पता था कि जो जुआन है वो हीजो के साथ क्या बिहेवियर कर रहा है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जेनी की माँ थी, वो जेनी को मैसेज करके डिनर पर बुलाती है, लेकिन जेनी को नहीं पता था वहाँ पहुँचने के बाद वो जो देखने वाली है। तीनों ही मस्त मस्त ये लौंडे ही जो कियान और जोआन तीनों ही यहाँ पर आए हुए थे जेनी के घर पर, और उसकी माँ यहाँ पर सबके साथ मिलके खाना वाना बना रही थी और वो लोग फूड वगैरह सर्व कर रहे थे। तीनों ही यहाँ पर जेनी को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। जेनी सोच रही होती है वो कहाँ ही फंस गई। उसकी माँ उससे पूछती भी है कि वो उन तीनों में से किसके साथ रहना चाहती है। जेनी कहती है माँ मेरे माइंड में भी ये बातें नहीं चल रही है, फिलहाल मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो मैं उसी पर फोकस हूँ। तीनों ही लौंडे यहाँ पर अलग ही कोल्ड वॉर से गुजर रहे थे और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को सिर्फ घूर ही जा रहे थे। डिनर कंप्लीट करके जेनी यहाँ पर किसी को साथ नहीं रखती है और तीनों को ही भेज देती है। हमें वहाँ पर जोआन के एक सीक्रेट को दिखाया जाता है, जो कि सबसे छुप करके जेनी के फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था। वो उस पर नज़र रखा हुआ था और वो उसे कोई पसंद नहीं करता था। वो उससे बदला लेने के लिए आया था। कौन सा बदला वो हमें आगे पता चलने वाला है। अगले दिन जब जेनी जोआन के साथ ऑफिस पहुंचती है, तभी जो उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भेजा था। उसे तो लगा था कि जेनी आम लड़कियों की तरह है और वो उसकी हरकत से इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन शायद वो भूल गया था कि आफ्टर डाइवोर्स उसने हिजू से एक भी चीज़ नहीं लिया था और यहाँ पर अब वो उससे पैसे देकर के इम्प्रेस करना चाह रहा है, तो ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जेनी इस बात पर बहुत ही भड़क जाती है और वो हिजू को डांट लगाने लगती है। कहती है तुमने भी अपनी बहन की तरह मुझे समझ करके रखा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे की वजह से थी। अफसोस अगर दोबारा तुमने ऐसे किया था हरेसमेंट का, मैं तुम पर केस डाल दूँगी। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद है एंड आई होप कि तुम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। इन सब को झेलने के बाद वो अपना मुंह ठीक करने के लिए बाहर स्मोक करने के लिए जाती है। ही जो उसके पीछे पीछे जाता है, वो उसे स्मोक करने से रोकते हुए कहता है कि असल में जेनी प्रेग्नेंट है और उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। जेनी उसे बार बार कह रही थी कि वो उसकी लाइफ से दूर रहे, वो उसकी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा है और कुछ नहीं। हिजू यहाँ
यहाँ पर जिनी को वापस से वही बात बोलता है कि उसे जिनी से प्यार हो गया था और वो अपनी गलती पर पछता रहा है। उसे जिनी को शायद ये बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी। जिनी कहती है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैंने भी तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया है, अब मुझे तुमसे कोई रिलेशनशिप भी नहीं रखना है। लेकिन तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि कोई उन्हें बाहर ही छत पर लॉक करके चला गया। बाहर बहुत ज़्यादा ही वाली ठंडी थी और उनके पास ठंड से लड़ने के लिए कुछ भी ब्लैंकेट वगैरह तो छत पर ऑब्वियसली होता नहीं है। नॉक करने के बाद भी कोई भी यहाँ पर ये नहीं था, मतलब कि कोई भी था नहीं और दोनों ही अपना फ़ोन भूल चुके थे। तो वो दोनों ही यहाँ पर रात भर ऐसे साथ एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं ताकि दोनों में से किसी को ज़्यादा ठंड ना लगे। लेकिन इस चक्कर में हीजू की तबीयत ख़राब हो जाती है। अगली सुबह हीजू का फ्रेंड उन्हें ढूंढते हुए बाहर आता है। वो लोग नोटिस करते हैं हीजू को बहुत ज़्यादा ही ठंड लग चुकी है और उसे फीवर भी है। तो जल्दी जल्दी उसे वहाँ से लेकर के घर लेके जाया जाता है, जहाँ पर कि जिनी ने पूरी रात वहीं रख करके हीजू का फिक्र किया था, उसके लिए फूड वगैरह बनाया था। हीजू को जब होश आता है तब अपने दोस्त को यहाँ देखता है। वह पूछता है क्या जिनी नहीं आई। उसका दोस्त उसे छेड़ रहा था, भाई तेरी बंदी थोड़ी है वो जो यहाँ पर रुक करके वो तेरा केयर करेगी, चुपचाप से दवा खा ले और जल्दी से फीवर से ठीक हो जा। ये देख तुम्हारे लिए मैंने तो खाना भी बनवाया है। लेकिन हीजू जैसे उस फूड को खाता है तो वह समझ जाता है कि जिनी ने ही ये फूड बनाया है। तभी वहाँ पर जेनी हीजो को चेक करने के लिए आ जाती है कि वो ठीक है या नहीं। हीजो यहाँ पर जानबूझ करके बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि जेनी उसी तरीके से उसका केयर करे और वो यहाँ पर उसका फिक्र करे। लेकिन जेनी को पता चल जाता है कि असल में हीजो तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग कर रहा है। उसका फ्रेंड उन दोनों को अकेले मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए छोड़ करके चले जाता है। हीजो यहाँ पर जेनी को कहता है कि रिलेशनशिप को एक ट्राई देते हैं, इस बार मैं तुम्हें परसों करूँगा और इस पर मैं तुम्हारा दिल जीतने का कोशिश करूँगा। तो जेनी हीजो को ट्राई देने के लिए रेडी हो जाती है। बट आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर ये गड़बड़ है? हीजो ने उसका डैड वाला मैटर यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया है और जेनी को उसे माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सारी बातें अलग है, हीजो का प्यार मोहब्बत अलग है। सच्चाई तो यही है कि जेनी के नज़र में कि हीजो ने उसके डैड को जेल भेजा। स्टिल कौन से चाइनीज सस्ते नस्ते करके डायरेक्टर लिखते हैं कि ये कैरेक्टर्स को ऐसा डम बना देते हैं। जिन्हें स्टिल हीजू को माफ़ करके उसके साथ रुकने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर के लिए वो बाहर निकलती है कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए, तभी जिनी को कोई किडनैप कर लेता है। जीने को होश आता है तो वो सामने जुआन को देख करके चौंक जाती है। वो कहती है ये कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। जुआन उसे कहता है कितनी आसानी से तुम भूल गई ना मेरे भाई को, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था, तुम इतनी आसानी से ज़िंदगी जी रही हो और मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जिनी कहती है क्या बकवास कर रहे हो यार, मैं तो तुम्हारे भाई को जानती भी नहीं हूँ। जुआन उसे कहता है हाँ तुम्हारे जैसे बदमाश लोग तो यही कहते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से कितने लोगों की जान जाती है और उनमें से मेरा एक भाई भी है। असल में जुआन को ये लगता था कि जिनी ने पैसे के लिए उसके भाई को पटाया, इमोशनल होकर के प्यार होने की एक्टिंग की, जब उससे पैसे लूट लिया तो उसे ब्रेकअप करके चली गई। उसके बाद ये सदमा उसका भाई झेल नहीं पाया और वो ये दुनिया को छोड़ करके चला गया। लेकिन तब तक यहाँ पर हीजू और कियान दोनों ही जिनी को बचाने के लिए आ जाते हैं। जिनी का जान बचाने के लिए हीजू अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। ये देख करके एक बात तो कियान और जिनी दोनों को समझ में आ जाता है, हीजू जिनी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। कियान यहाँ पर पुलिस लेकर के आया हुआ था और वो जुआन को क्लेरिफाई करता है कि तुम ढक्कन हो, जेनी ने तुम्हारे भाई को हर्ट नहीं किया है। जो लड़की तुम्हारे भाई की फेक गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही थी वो अप्रॉक्स जेनी की तरह दिखती थी और उसका ड्रेसिंग सेंस भी जेनी की तरह ही था, बल्कि वो जेनी नहीं है। मुझे तभी डाउट हुआ था जब तुम दोबारा जेनी के लाइफ में आए थे, तो मैंने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया था और तब जाकर के मुझे पता चला कि तुम दोबारा जेनी के लाइफ में क्यों आए हो। पुलिस से मैंने इन्वेस्टिगेट कराया तब मुझे ये सारी बातें यहाँ पर सच्चाई पता चली है। तुम जिस चीज़ को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हो असल में तो वो ज़िम्मेदार है ही नहीं। यहाँ पर जुआन ऐसे सिर्फ अपनी भाई का मौत का बदला लेने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उसने ये किडनैपिंग किया है तो वो क्राइम में आता है और फ़िलहाल तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा। ये सब कुछ होने के बाद वो लोग जेनी को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। कियान कहता है तुम जेनी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। हीजू कहता उस वक्त मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा, मुझे बस जेनी खतरे में दिख रही थी और कुछ नहीं।
कियान उन दोनों को छोड़ करके उस रात वहाँ से चले जाता है। ही जो पूरी रात जिनी का केयर करते रहता है। अगली सुबह जब जिनी को होश आता है तो वह शुक्रगुजार थी कि हीजो ने असल में उसका जान बचाया था। तभी कियान और उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब वो लोग इतना तो समझ चुके थे कि जिनी और हीजो के बीच पैचअप हो चुका है। जिनी भी यहाँ पर क्लियरिफाई कर देती है कि वो हीजो की ही बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और हीजो ने कल रात जो कुछ किया ऑब्वियसली अब हीरोइन है तो हीरो को ये कांड होने के बाद तो उसे माफ़ करना बनता ही है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर जिनी का केयर कर रही थी और इधर जैसे ही हीजो की माँ को ये बात पता चलता है कि असल में जिनी प्रेग्नेंट है तो वो आ जाती है उसे ये कहने के लिए कि नहीं नहीं हम लोग अलग नहीं करेंगे, तुम वापस से यहाँ पर हीजो से शादी कर लो, अब तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, हमारा वंश आगे आने वाला है, फलाना ढिमकाना। जिनी भी यहाँ पर हीजो की माँ को माफ़ कर देती है लेकिन जो ये निंग थी ना वो अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो कियान को जेल से बाहर निकलवाती है, उससे मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है जेनी के बेबी को अबॉर्ट कराओ तो इसके बाद ही जो उसे छोड़ देगा। वो दोनों तो पूरी तरीके से वैसे भी अलग ही हो चुके हैं तो फिर तुम यहाँ पर जेनी को लेकर के जा सकते हो। अब उसे पूरी सच्चाई तो पता नहीं थी, जुआन को ये ऑफ़र कर रही थी। अब जुआन इतना तो बेवकूफ़ है नहीं कि जो जेनी इतना ज़्यादा इनोसेंट है वो यहाँ पर उसको इस तरीके से हर्ट करे। लेकिन अब उसे यहाँ पर किया निंग का प्लान पता था तो वो आगे क्या करने वाली है वो जानना चाह रहा था तो उसके साथ गेम खेलने की एक्टिंग करने लगता है। इधर सारे घर वाले यहाँ पर जेनी से मिलने के लिए आते हैं और निंग भी सीधी साधी बन के जेनी से मिलने के लिए आती है। अपने बिहेवियर के लिए वो जेनी से माफ़ी मांगती है, उसे वही चेंज किया हुआ सूप दे देती है जो कि हीजो की माँ अपने हाथों से जेनी के लिए बना के लेकर के आई हुई थी। जेनी यहाँ पर वो सूप पी लेती है। अब किसी को नहीं पता था कि उस सूप में असल में क्या मिलाया हुआ है या फिर क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो सूप पीती है तो जेनी के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में अंदर एडमिट कराया जाता है। निंग तो मन ही मन हंस रही थी कि अब जिनी का बेबी अबॉर्ट हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पर बात याद आता है कि ये जिनी को वो एबॉर्शन पिल्स दिए किसने। बात आने लगता है हीजो की माँ पर क्योंकि सूप तो वही लेकर के आई थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर समझदार थी और वह निंग पर डाउट करते हुए कहती है निंग अगर तुम इतनी ही श्योर हो कि ये जो सूप है वो नॉर्मल है, वो प्योर है, तुम मुझसे भला क्यों नहीं पी लेती हो। निंग उसे पीने से मना कर देती है और कहती है भला मैं क्यों पीने जाऊँ और तुम लोग मुझे क्यों डाउट कर रहे हो। वो सूप को फेंक देती है। उसका सच यहाँ पर उजागर हो जाता है कि उसी ने जिनी को एबॉर्शन पिल्स दिए थे। असल में यहाँ पर जो कियान था वो पहले ही उन्हें जाकर के सारी बातें सच्चाई बता चुका था, यानी जो जुआन था वो सारी बातें सच्चाई बता चुका था कि निंग ने उन्हें ये सब कुछ क्या करने के लिए दिया था। वो जाते जाते लास्ट टाइम यहाँ पर जेनी का हेल्प करना चाहता था। वैसे भी उसने कुछ कम बुरा जेनी के साथ नहीं किया था उसे किडनैप करके। जब हीजो की माँ को जिंग की सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसे अपनी बेटी की तरफ मानने लगी थी और निंग ऐसा कैसे कर सकती है। निंग ने जो कुछ किया, जेनी को हर्ट करने का कोशिश किया, उस वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। अब हीजो और जिनी की लाइफ की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो चुकी थी तो लास्ट में यहाँ पर ये भी चीज़ों को क्लियरिफाई कर दिया जाता है कि हीजो ने जिनी के डैड को उनकी जान बचाने के लिए ही जेल भेजा था, क्योंकि अगर वो फ़िलहाल जेल में नहीं होते तो उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ सकता था। और ये सब कुछ उन्होंने जिनी के डैड से डिस्कस करके ही किया था। बस ये बातें सिर्फ उस तक और हीजो तक ही सीक्रेट थी, इसी वजह से बाहर ये बातें पता नहीं था। जब ये बात जिनी को पता चलता है तो फिर वो उसे पूरी तरीके से माफ़ कर देती है और कहानी के एंडिंग में जो बेचारा कियान था वो अपने वन साइडेड लव को ख़त्म कर लेता है। हीजो वापस से जिनी को दोबारा रीमैरिज करने के लिए प्रपोज करता है, वो उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।